Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study properties of S block element. हमने अपने पहले वाले वीडियो में S block element की प्रॉपर्टीज बताई थी. प्रॉपर्टीज ज़्यादा थी तो इसको हमने दो भागों में वीडियो को डिवाइड किया था. आज जो वीडियो है अपना वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ S block एलिमेंट्स है. तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को आज हम स्टडी करेंगे. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें. कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके स्टूडेंट्स कमेंट भी कर सकते हैं. तो चलिए, आज का अपना जो पहला प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स के लिए. तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इनका सीधा संबंध जो होता है मेटेलिक बॉन्ड से होता है या मॉलिक्यूल में लगने वाले बॉन्ड से होता है. अगर वो बॉन्ड वीक है तो उनको तोड़ना आसान होगा तो ऐसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे. अब यहाँ देखिए कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं और वो बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं. वीक होने के कारण उनको तोड़ना आसान है. कम एनर्जी लेते हैं इसलिए उनको तोड़ना आसान है और ऐसी स्थिति में इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. यही बात जो है वो एल्कली अर्थ मेटल के ऊपर भी लागू होती है. एल्कली अर्थ मेटल, इनका भी साइज़ बड़ा है. साइज़ बड़ा होने के कारण इनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक है. वीक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके भी कम होते हैं. लेकिन इनके फर्स्ट डे के जो एलिमेंट है उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका साइज़ उनके मुकाबले थोड़ा छोटा होता है. चलिए, अब हम आगे चलते हैं. दूसरा जो है वो देखते हैं प्रॉपर्टीज़. दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसमें यह है कि कलर ऑफ फ्लेम. फ्लेम जो है बुनसन ज्वाला, उसको ये कलर शो कर रहे हैं. किस तरह से अब ये कलर शो कर रहे हैं उसको हमको देखना है. तो कलर के लिए हमने पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि जो कलर प्रॉपर्टी है वो किस तरह से आती है. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वो एनर्जी अगर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की है, मतलब विजिबल रेंज की, तो वो वस्तु हमको कलरफुल दिखाई देगी. अगर वो 400 नैनोमीटर से पहले या 800 नैनोमीटर के बाद की है तो वो वस्तु हमको कलरफुल प्राप्त नहीं होगी. तो ये जो एलिमेंट है इनको हम बुनसन जो ज्वाला है, बुनसन बर्नर, उस पर लेके हीट करते हैं. तो हीट करने पर ये वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं और फिर वहाँ से कुछ एनर्जी को वापस जो है वो इमिट करते हैं. तो वो एनर्जी अगर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की है तो ये कलर शो करेगी. तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनके अंतिम कक्ष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो बहुत कुछ हद तक विजिबल रेंज की होती है. 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज की होती है. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेवल में जाते हैं और फिर वहाँ से जब एनर्जी इमिट करते हैं तो वो विजिबल रेंज के होने के कारण ये कलरफुल दिखाई देते हैं. जैसे कैल्शियम जो है वो पोटेशियम के पर्पल कलर का दिखता है, आर बी रेड, सी एस ब्लू कलर का दिखता है, सी ए ब्रिक रेड कलर का दिखता है, एस आर ब्लड रेड, बी ए एप्पल ग्रीन, और इस तरह से ये दिखाई देते हैं. अब इसमें बी ई और एम जी ये कोई कलर शो नहीं करते. इसके पीछे रीज़न यह है कि बी और एम जी जो है इनका साइज़ छोटा होता है. साइज़ छोटा होने के कारण इनकी एनर्जी बढ़ गई. एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब इनकी वेवलेंथ जो है वो कम हो गई. तो वेवलेंथ इतनी कम हुई कि 400 और 800 की जो रेंज है उससे बाहर निकल गई. बाहर निकलने के कारण ये हमको कलर फुल दिखाई नहीं देता है. चलिए, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है या इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव करता है आयन बनने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड डे के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट डे के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं. सेकंड डे के एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन दे के अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं. इसलिए फर्स्ट डे का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है. सेकंड डे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है.
फर्स्ट डे के जो एलिमेंट है वो +2 नहीं दे सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनका अष्टक कंप्लीट हो जाता है, और अष्टक कंप्लीट होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार सेकंड ए के जो एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी 2 है। उसके बाद उनका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखिए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो इनकी जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलरलेस नेचर ऑफ आयंस। आयंस जो है उनका अष्टक कंप्लीट होने के बाद ही बनते हैं आयंस। एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सेकंड फर्स्ट ए और सेकंड ए में से, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने के कारण उनकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो वो मैग्नेट के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा, जो डायमैग्नेटिक होंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वो कलरलेस भी होंगे, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए वो कलरलेस होंगे और डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, फोटो मीन्स फोटोन। फोटोन मतलब एनर्जी, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और ये इसका इफेक्ट मतलब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना। तो इस मेथड के अंदर, इस थ्योरी में ऐसा होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो किसी एटम के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर गिरे, और वहाँ से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलें और सर्किट कंप्लीट हो जाए, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाए। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट और सेकंड डे के मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो ये इफेक्ट देते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण उनको थोड़ी सी एनर्जी अगर हम दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, और वो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं 14 जो वहाँ दो पॉइंट है, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए साइज छोटा होना चाहिए, ऑर्बिटल उसमें खाली होने चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर बॉन्ड बनाया जा सके। अब यहाँ पर क्या है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण इसमें इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो कम होती है। साथ ही इसमें ऑर्बिटल्स जो है वो खाली भी नहीं है, इस वजह से भी इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। फर्स्ट और सेकंड के जो एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन बना लेते हैं, इसलिए इनका जो है वो नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। solubility solubility of salts decrease while moving down in a group in s block element। s block element में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये जो इनके सॉल्ट हैं फर्स्ट और सेकंड डे के, इनकी solubility जो है वो डिक्रीज होगी। solubility of salt decrease while moving down in a group in s block element। लेकिन इनके जो फ्लोराइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, एस ब्लॉक के फ्लोराइड या ऑक्साइड्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन इन ए ग्रुप। अब देखिए इसमें हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी मेटल या उसका कंपाउंड जल के साथ क्रिया करके उसके H2O के जो मॉलिक्यूल है उसको अपने के अंदर ऐड कर ले, तो उसे अपन कहता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऐड होना। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो हैं, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट ए का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज उसका कम हो गया, तो उससे H2O के जुड़ने की जो रेट है वो कम है। लेकिन सेकंड ए के जो एलिमेंट है उनका साइज छोटा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट ए के मुकाबले अधिक है। ऐसी स्थिति में उससे H2O के जुड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो देखिए MgCl2 6H2O, CaCl2 6H2O एंड BaCl2 2H2O। इनका जो कैटायन है वो छोटा होता है। कैटायन छोटा होने के कारण इनके जो एनायन को पोलराइज करने की जो इनकी क्षमता वो ज़्यादा होती है। और इसमें फर्स्ट और सेकंड डे में भी जो लिथियम है वो आयन वो सबसे छोटा है। छोटा होने के कारण उसका एनायन को पोलराइज करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है। इसलिए जो लिथियम से जितने भी
कंपाउंड बन रहे हैं, लिथियम, LiCl, इस तरह के जो कंपाउंड हैं इनके हैलाइड, ये सारे जो है वो कोवलेंट इन नेचर है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होगा तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो आ जाता है। चलिए अब इसके बाद का हम स्टडी करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीधा संबंध जो है वो रिड्यूसिंग पावर से है। रिड्यूसिंग पावर का रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट और सेकेंड के एलिमेंट, इनका आकार बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं, इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इसमें भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर बढ़ रही है, इसलिए इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी, लिक्विड अमोनिया में ये जो है वो आसानी से कई बार सॉल्युबल हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जैसा कि रिएक्शन में बताया गया है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनते हैं इनके। लस्टर एंड इलेक्ट्रिफाइड सरफेस, द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ एल्कली मेटल इज लस्टीरियस, दिस शाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये जो मेटलिक स्टेट में होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डे के, इनको अगर हम काटें तो इनकी जो ताज़ा कटी हुई सतह है, जिस सतह से इसको काटा वो ताज़ा कटी हुई सतह जो है वो चमकीली होती है, शाइनिंग को होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, तो उनके वाइब्रेशन के कारण इसमें जो है वो शाइनिंग आ जाती है। अब इसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में का जैसे भी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग नेचर है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इसमें जो है ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में रिड्यूसिंग पावर बढ़नी चाहिए। तो इस हिसाब से लिथियम जो है वो कम रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए और नीचे जाने वाले जो तत्व हैं वो अधिक रिड्यूसिंग पावर वाले होने चाहिए, लेकिन होता इसके अंदर उल्टा है। लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नीचे वाले तत्व जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो हमने बात कही है वो इनके जलीय माध्यम में कही है। जो लिथियम रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक्वस मीडियम में, और वो किस तरह से है देखिए, ये एक अपने पास एग्जांपल है। वैल्यूज ऑफ E0 शो दैट alkali and alkali earth metals release electrons easily, and so these are good reducing agent. Lithium is the strongest reducing element, but values of ionization potential do not endorse this statement. जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इस बात को सिद्ध नहीं करती है। द फैक्ट इज दैट द वैल्यू ऑफ E0 इज कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रेटेड लिथियम। जो E0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो लिथियम के हाइड्रेटेड मीडियम में की है, हाइड्रेटेड मीडियम के अंदर की है, इसलिए उसकी जो है वो रिड्यूसिंग पावर को हमने ज़्यादा बताया। टू कैलकुलेट E0, फर्स्ट द सॉलिड एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर sublimate to gaseous state, then electrons are removed to convert them into ions, and in last step these ions are hydrated and total energy required is calculated which is equal to E0। अब इसमें ऐसा है, ये जो E0 हमने निकाला है तो कैसे निकाला है? जो मेटल आयन है वो सॉलिड स्टेट में, उसको पहले सब्लिमेट किया हमने और गैसेस स्टेट में लेके आए, तो इसमें अपन ने एनर्जी इसको दी है, सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये मेटल जो है वो गैस स्टेट में आ गया, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपन इसको आयन बनाएंगे, तो M गैस, इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दी जिससे ये बन गया M+ गैस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये M+ गैस था, ये जल्द से रिएक्शन करेगा, मतलब आयन जो है वो गैस स्टेट में होना चाहिए, M+G। ये इसने जलीय माध्यम से क्रिया की और ये उसका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना लिया। हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनेगा और जो एनर्जी निकलेगी उसे अपन कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें देखिए 3 रिएक्शन है, पहली 2 रिएक्शन में एनर्जी खर्च हुई है, तीसरे रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकली है।
तो जो थर्ड में एनर्जी निकली है उसमें से हम पहले दो जो एनर्जी खर्च हुई उसको निकाल देते हैं, तो रिजल्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, उससे अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो इस तरह से हम जो, और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, उसकी जो अट्रैक्शन पावर है न्यूक्लियाई की वो ज़्यादा है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण उसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। थैंक थैंक यू वेरी मच।